हम लोग ईएम वेव्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आज हम लोगों को पढ़ना है लास्ट पार्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाँ, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितने भी टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंज कर लो तो ये जो पूरा सेट होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ईएम वेव्स का खोज किया था मैक्सवेल ने। जब मैक्सवेल ने खोज किया था तो उस समय ईएम वेव के नाम पे सिर्फ विजिबल लाइट जानते थे लोग, लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, विजिबल लाइट के अलावा अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव सब डिस्कवर हुए। तो ये जो पूरा सेट है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स होती हैं, इनका नाम जानना है, उनका फ्रीक्वेंसी का क्या रेंज होता है वो जानना है, ठीक है, उनका वेवलेंथ का क्या रेंज होता है वो जानना है। तो उसके लिए पहले हम एनसीईआरटी दिखा देते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि जितनी भी तरह के वेव्स आप जानते हैं सबका एक तरीके से वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाइज अरेंजमेंट है। सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है गामा रे, ठीक है। गामा रे जो होती हैं उनका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट। इधर नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी घट रहा है, ठीक है। तो ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला हो गया। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा वो इंसान के लिए खतरनाक होगा। फिर एक्सरे का फ्रीक्वेंसी गामा से थोड़ा कम, फिर एक्सरे से थोड़ा नीचे आया अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल लाइट, विजिबल से थोड़ा बड़ा, विजिबल में होता है ना वायलेट से रेड, रेड से बड़ा इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड माइक्रोवेव, और ये सब कहलाती हैं रेडियो वेव। शॉर्ट रेडियो वेव, एफएम रेडियो, एएम रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। तो ये इधर आ गया आपका लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेव के लिए v इक्वल टू एफ लेमडा वैलिड होता है, तो अगर आपको वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्योंकि हर ईएम वेव का स्पीड सेम होता है, c होता है, तो c बाय लेमडा होगा। तो लेमडा अगर याद रहे तो हम फ्रीक्वेंसी किसी का भी निकाल सकते हैं। अब लेमडा याद कैसे रखना है भाई, इतना रट्टा लगाना है क्या? नहीं नहीं, इसको रटना नहीं है, हम तरीके से सिखा देते हैं इसको कैसे रटना है, कैसे याद रखेंगे एग्जाम में। तो उसके लिए ना सबसे बीच में देख लो विजिबल लाइट है, तो c इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो c बाई लेमडा, ठीक है। और c आपकी कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸, यही होता है, डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम याद रखने के लिए पहले सीरीज तो याद रखनी पड़ेगी। ये सीरीज जो है ना वो याद रखनी पड़ेगी। कहाँ गया वो सीरीज? ये गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, नाम याद रखना होगा, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, या माइक्रोवेव के बाद सिर्फ रेडियो वेव याद रखेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है वो दिखाते हैं। सबसे प्यारा या सबसे आसानी से जो याद रह सकता है वो हम लोगों को क्या याद रहता है? विजिबल लाइट। तो याद रखना कि विजिबल लाइट सबसे बीच में होता है और वेवलेंथ सबको याद ही होगा, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर, ठीक है। और जो विजिबल होता है, विजिबल का कलर्स क्या क्या होता है भाई? तो ये होता है विजियोर होता है ना, तो इसको ऐसे याद रखो, VIBGYOR, विजियोर, ठीक है। अब वायलेट ऊपर में है, ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ घटेगा, वेव खतरनाक होता जाएगा। तो वायलेट से जो छोटा वेवलेंथ है वो हमारा हो गया अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ कोई अंदाजे से पूछे कितना होगा, खुद ही बता सकते हो, मोटा मोटी 400 से तो कम ही होगा। तो 100 नैनोमीटर होगा या 10-20 नैनोमीटर होगा, उस रेंज में होगा,
ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे याद रखना है कि 100 नैनोमीटर के आसपास, ताकि फ्रीक्वेंसी निकालने में आसानी हो। 100 नैनोमीटर यहाँ रख दो, निकल जाएगा। अल्ट्रावायलेट से ऊपर आता है एक्स रेज, जिसको हम लोगों ने पढ़ा भी था किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। ये मोटा मोटी 0.1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है कि 400 पे विजिबल खत्म हुआ तो 400 से अल्ट्रावायलेट शुरू हो गया। विजिबल बहुत लोग 300 तक भी लेते हैं, और अल्ट्रावायलेट को लोग 300 क्या 400 से भी स्टार्ट मान लेते हैं। तो क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, ओवरलैपिंग नेचर है सबका। अब ये मैंने आंगस्ट्रॉम में लिख दिया, इसको चाहो तो नैनोमीटर में बना सकते हैं। कैसे बना देंगे? 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 आंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये 10 टू द पावर -9 होता है और ये होता है 10 का पावर -10। तो अगर इसको हम नैनोमीटर में करें तो बताओ, 10 आंगस्ट्रॉम को 1 लिखेंगे तो इसको तो 0.01 लिखेंगे ना, 0.012 1 नैनोमीटर ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर नैनोमीटर में याद रखने में सुविधा हो तो आसान रहेगा। 400 से छोटा हुआ 100-200 के आसपास, ठीक है, तो ये सब हो गया यूवी। उससे भी छोटा हुआ 1-2 नैनोमीटर या 0.1 नैनोमीटर, तो वो हो गया एक्सरे। और एक्सरे का भी फिर बाप होता है गामा रेज। गामा रेज इतनी खतरनाक होती हैं कि शरीर से पास हो जाए तो इंसान मर जाए, ठीक है। तो गामा रे का वेवलेंथ का क्या अंदाजा लेना, 0.01 जो इसका सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा। उसका रेंज जो होता है अप्रोक्सीमेटली पिकोमीटर में होता है, ठीक है ना। रेंज इसका पिकोमीटर में आता है। पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर। नैनो में करेंगे उसको कन्वर्ट तो 0.001 आएगा। तो ये अंदाजा बस आपको याद रखना है कि ये पिकोमीटर में होता है। अच्छा, उसके बाद विजिबल लाइट से ऊपर आते हैं तो ये VVGR जहां खत्म हुआ, रेड रेड जहां खत्म हुआ वहां स्टार्ट हो जाएगा इंफ्रारेड का रीजन, ठीक है। तो इंफ्रारेड का वेवलेंथ कितना होगा भाई? तो रेड 700-800 पे खत्म होता है, तो ये मान लीजिए 1000 के आसपास, 1000 नैनोमीटर के आसपास, ठीक, 1000 से लेके 2000 3000 4000 नैनोमीटर तक, तो इसका ये रेंज हो जाता है। और इंफ्रारेड के बाद जो होता है, इंफ्रारेड तो इनफैक्ट 1000 नैनोमीटर से लेके आप 10,000 नैनोमीटर भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा तक भी होता है। इसको रहने देते हैं। इंफ्रारेड के बाद आते हैं माइक्रोवेव में। एक बेसिक आइडिया रखना है कि किसका वेवलेंथ कितना होता है। माइक्रोवेव वो वेव है जिसका वेवलेंथ इंफ्रारेड से भी ज्यादा होता है, और इसका वेवलेंथ का रेंज होता है अप्रोक्सीमेटली कम से कम सेंटीमीटर्स तक में ये चला जाता है। तो ये मिलीमीटर सेंटीमीटर के रेंज में आ जाता है, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर रेंज, मतलब 2-4 मिलीमीटर से लेके 1-2 सेंटीमीटर तक। और सबसे बड़ा और सबसे एकदम लॉन्ग वेवलेंथ वाला वेव होता है रेडियो वेव, जो सबसे पहले इंसान ने रेडियो वेव ही बनाया था। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है मीटर टू किलोमीटर्स तक में भी होता है। मतलब एक रेडियो वेव का ये जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ जानते हो कितना होता है? ऐसे ऐसे जैसे चलती है वेव ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये वेवलेंथ होता है। तो ये वेवलेंथ जो होता है रेडियो वेव का, तो मीटर से लेके किलोमीटर के भी रेंज में होता है, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का होता है। तो रेडियो वेव इंसान के लिए बिल्कुल खतरनाक नहीं है, इनफैक्ट माइक्रोवेव भी उतना खतरनाक नहीं है। इंफ्रारेड भी गर्मी का एहसास कराता है। विजुअल लाइट तो हम आंखों से देखते ही हैं। खतरनाक अगर कहा जाए तो सिर्फ ऊपर वाले हैं, ये लोग थोड़ा सा इंसान के लिए खतरनाक है। उसमें भी यूवी कम खतरनाक है, एक्सरे और गामा रे बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इंसान ने सबसे पहले रेडियो वेव क्यों बनाया? क्योंकि रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। कैसे? अगर आप यहाँ मीटर में रखेंगे या किलोमीटर में, तो फ्रीक्वेंसी आएगी 10⁸ हर्ट्ज के आसपास, जो कि लैब में इजीली बन जाता है ऑसिलेटिंग चार्ज से। लेकिन ये सब जो वेव्स है इनका फ्रीक्वेंसी इतना हाई है कि इनको लैब में बनाने में बहुत दिक्कत आई। तो ये सब बाद में डेवलप हुए, शुरू में यही डेवलप हुआ था, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आइडिया हो गया याद रखने के लिए। गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव,
रेडियो वेव। किसी का भी फ्रीक्वेंसी ऐसे पूछता नहीं है, पूछेगा तो वेवलेंथ से निकाल लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी का भी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो बहुत आसान है इसमें। मान लीजिए कि किसी वेव का वेवलेंथ दे दिया जाए, अल्ट्रावायलेट का या एक्सरे का, किसी का भी वेवलेंथ अगर 1 नैनोमीटर दे ही दिया एक्सरे का, तो फ्रीक्वेंसी निकालने में क्या जा रहा है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर हो गया 10⁻⁻⁹, तो इतना आ जाएगा 3 × 10⁻17 हर्ट्ज। तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है जो एक्सरे के निकाली है। इधर निकालेंगे तो कम आएगा, मेगा हर्ट्ज में तो कम से कम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जनरली मेगा हर्ट्ज में होती है। मेगा का मतलब 10⁻⁶ होता है। इसीलिए देखे होगे कि जितने भी रेडियो के एफएम वाले चैनल है उनका नाम ऐसे रखा जाता है कि जैसे 98.3 एफएम, तो इसका मतलब होता है कि 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उस एफएम चैनल की। मेगाहर्ट्ज ये रेडियो वेव की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम लोग सारे वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली उनका सोर्स और कुछ यूज पढ़ेंगे, उनको वेवलेंथ के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग रेडियो वेव से। अब रेडियो वेव क्या होता है, देखो इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी को ही जो है फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है। जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होगा तो ये ईएम वेव रेडिएट करता है। जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो ऑसिलेटिंग चार्ज वाली सोर्स वाला बताया था ना कि एक ईएम वेव का जो सोर्स होता है ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, तो जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वही ईएम वेव की भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यह तो हुआ कि कैसे जनरेट होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है, 500 से लेकर के 1000 मेगाहर्ट्ज, 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज। 500 किलोहर्ट्ज ना याद रहे तो कम से कम ऐसे याद रखेंगे 1 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1 मेगा हर्ट्ज इसको कर देते हैं। कैसे, 500 किलो हर्ट्ज को अगर हमने 1000 किलो हर्ट्ज बनाया 1000, तो वो 1 मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। तो 1 से 1000 मेगा हर्ट्ज, ठीक है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब ये कहाँ यूज होते हैं, तो रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, जैसा कि नाम है रेडियो वेव, तो इसका मतलब कहाँ यूज होगा, रेडियो और टेलीविजन में, कम्युनिकेशन में। अब ये जो छोटी जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी वेवलेंथ उतना बड़ा होगा, वो रेडियो में यूज होता है। और जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो टीवी में यूज होता है, ठीक है। इसी के बीच में एफएम फ्रीक्वेंसी भी है जो 88 से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज ये अलॉट किया है गवर्नमेंट ने एफएम रेडियोज को। देखो 88 टू 108 और 54 से 890 तक, 890 मतलब 900 मेगाहर्ट्ज हो गया। तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज टीवी वालों को दे दी गई है। तो जितने भी टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट होते हैं, चाहे दूरदर्शन हो, सोनी टीवी, जी टीवी, स्टार टीवी, उनकी फ्रीक्वेंसी इसी रेंज में होती है, 700, 800, 900 मेगाहर्ट्ज के रेंज में, ठीक है। अच्छा, सेलफोन जो होते हैं ये भी रेडियो वेव का यूज करते हैं टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। व्हाट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी? जब फ्रीक्वेंसी 900 से 1000 मेगाहर्ट्ज के आसपास हो तो उसे हम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर रेडियो वेव के बारे में आपसे कहा जाए कि क्या क्या सर नोट करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो इनकी फ्रीक्वेंसी का एक नोट कर लो कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 500 किलोहर्ट्ज रफली टू 1000 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। रेडियो वेव का अगर बोला जाए सोर्स बताओ, तो सोर्स में आप बता सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, ठीक है। अच्छा, यूज बताया जाए, यूजेज इसका, तो जैसा कि उसमें लिखा है रेडियो वेव नाम है तो रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन,
दूसरा यूज जो है वो है सेलफोन में, सेलफोन या मोबाइल कह लो, सेलफोन वॉइस कम्युनिकेशन। तो ये दो तीन यूज हो गए, इतना काफी है। इस फ्रीक्वेंसी में भी जो लो फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो एएम चैनल में यूज होती थी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ 500 किलोहर्ट्ज से लेकर के 10-20 मेगाहर्ट्ज तक, ये सब रेडियो में एएम चैनल पहले चलता था, उसमें यूज होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी अलॉट की है गवर्नमेंट ने एफएम चैनल्स को। तो जो भी एफएम रेडियो के चैनल हैं वो इसी फ्रीक्वेंसी पर अपना सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। जैसे जब हम लोग कोई रेडियो चैनल ट्यून इन करते हैं और कहते हैं कि 98.3 मेगाहर्ट्ज पर या 98.3 एफएम सुन रहे हैं, तो ये 98.3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है उस रेडियो स्टेशन को कि आपको अपने जो भी गाना है या जो भी वॉइस है वो एयर में ट्रांसमिट करना है इस फ्रीक्वेंसी पे। तो जब हमारे रेडियो की फ्रीक्वेंसी, हमारे हाथ में जो रेडियो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी इस पे ट्यून करते हैं, तो इस एफएम चैनल के गाने हमें सुनाई देते हैं। और जो ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, वैसे तो 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के करीब 900 मेगाहर्ट्ज तक ये टीवी को अलॉट हुई है। मेगाहर्ट्ज है ये है टेलीविजन को अलॉट हुई है। अब इसमें भी पहले फ्रीक्वेंसीज लो वाली आई थी, बाद में जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होने लगी। तो पहले जब टीवी स्टार्ट हुआ था 90-80 के जमाने में और सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, तो उस समय फ्रीक्वेंसी शायद 60-70-80 मेगाहर्ट्ज हुआ करती थी। उस समय क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, ना कलर्स की ना साउंड की, ठीक है ना। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी हुआ करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस ने डेवलप किया, अब टीवी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 400, 600, 700 मेगाहर्ट्ज पे आती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसीज का फायदा ये होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे कि आप सिग्नल को और बेहतर तरीके से ट्रांसमिट कर पाते हैं। इससे टीवी चैनल का वॉइस क्लैरिटी, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट सब अच्छा हो जाता है। तो आज जो भी चैनल हम लोग देखते हैं, ये सब सोनी टीवी, स्टार टीवी, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, 700-800 मेगाहर्ट्ज के रेंज में। तो ये बस जानकारी के लिए है। तो याद रखना है सोर्स, यूज और फ्रीक्वेंसी का रेंज। अब रेडियो वेव से हम लोग आगे चलेंगे, पहले इसको नोट कर लो। रेडियो वेव के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे माइक्रोवेव के बारे में। ठीक है, माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, चलिए एनसीईआरटी में आपको दिखाते हैं ना। माइक्रोवेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव। रेडियो वेव से भी छोटा वेवलेंथ होता है इनका, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो रेडियो वेव से ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से थोड़ी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ गीगा हर्ट्ज रेंज, लिखा भी है, गीगा होता है 10⁹ गीगा हर्ट्ज के रेंज में होंगी। अच्छा, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो स्पेशल वैक्यूम ट्यूब से, जिनका नाम क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन्स है। बोर्ड में एग्जाम में याद रहे ना रहे तो गन डायोड या मैग्नेट्रॉन याद रखना है, या स्पेशल वैक्यूम ट्यूब याद रखना है। स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, गन डायोड, मैग्नेट्रॉन याद रहे तो और अच्छी बात है। अच्छा, इनका यूज क्या है, दे आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। जो हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है, जो एयरपोर्ट पे होता है, जो पायलट को बताता है कि आप कितनी ऊंचाई पे हैं, आपको किधर जाना है। तो ये जो पायलट है या एरोप्लेन और ये जो एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इनके बीच में जो बातचीत होती है ना, रडार सिस्टम, वो इसी सिग्नल पे होती है, इसी फ्रीक्वेंसी पे, उसमें माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्पीड गन्स में यूज होता है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में यूज होता है खाना बनाने में। अब खाना बनाने में एक बार क्या हुआ था कि बोर्ड एग्जाम में सवाल आ गया था कि माइक्रोवेव में खाना बनता कैसे है, मतलब
गर्म कैसे हो जाता है? तो उसका फंडा देखो नीचे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज सेलेक्टेड टू मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कोई भी फूड आइटम हो, ठीक है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल तो होता ही होता है। चाहे आप कुछ भी ले ले, कोई भी सब्जी ले ले या कोई भी आइटम ले ले जो आप पकाएंगे, उसमें वाटर मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। एक एग्जैक्टली इतना होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है 2.45 गीगाहर्ट्ज। बोलोगे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कि इस फ्रीक्वेंसी पे वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत तेज सर्कुलेट करने लगता है। तो अगर बहुत तेज सर्कुलेट करेगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है सीधा टेम्परेचर बढ़ गया। तो माइक्रोवेव में जो वेव्स निकलती हैं वो बर्तन को नहीं गर्म करती हैं, बर्तन के अंदर जो खाना है, फूड मटेरियल है, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको गर्म करती हैं। और वाटर मॉलिक्यूल गर्म होता है तो उसके साथ बाकी जो भी मटेरियल है साथ में वो भी गर्म हो जाता है। तो जिनके घर में माइक्रोवेव होगा और माइक्रोवेव सेफ जो बर्तन होते हैं उनको यूज करोगे, तो देखोगे खाना भले ही पक जाए, बर्तन बाहर से उतना गर्म नहीं होता है, क्योंकि ये जो बर्तन है वो माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बस खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब करके अपने आप को हीट अप कर लेती हैं, जिसकी वजह से पूरा खाना गर्म हो जाता है। ठीक है, तो energy from the waves is transferred efficiently to the kinetic energy of molecules. This raises temperature of any food containing water. हर फूड में वाटर होता ही होता है, चाहे आप चावल बनाओ, दाल बनाओ, रोटी भी बनाओ, तो आटे में पानी तो होता ही होता है। तो मेनली हम लोग इसमें पानी गर्म करते हैं, तो पानी के साथ जो भी होगा वो भी गर्म हो जाता है। अब इसको नोट्स में कैसे लिखें, चलिए। तो माइक्रोवेव में नोट में पहले लिखेंगे फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का रेंज है गीगाहर्ट्ज के रेंज में होती है, इतना याद रखना। ठीक है, यूज क्या है इसका? तो यूजेज में एक तो आपने अभी अभी देखा माइक्रोवेव में यूज है इसका, माइक्रोवेव मत लिखना, माइक्रोवेव ओवन लिखना ओवन में यूज होता है। दूसरा एयरक्राफ्ट में बताया जो रडार सिस्टम में यूज होता है। एक या दो यूज काफी है, याद रखना। अच्छा इसका सोर्स क्या होता है, बनाया कैसे जाता है ये? तो स्पेशल वैक्यूम ट्यूब से, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, लाइक एक याद रख लेना गन डायोड, GUNN है, बंदूक वाला गन नहीं है, GUNN गन डायोड। ठीक है, अच्छा माइक्रोवेव में इतना नोट कर लिया काफी है। पानी वाला याद रखना कि वाटर को ये हीट अप करता है, क्योंकि वाटर की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अब माइक्रोवेव से ऊपर हम आते हैं, तो माइक्रोवेव से ऊपर आने का मतलब है कि और हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे। तो जो अगला वेव हमें पढ़ना है वो है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं देखो। Infrared waves are produced by hot bodies and molecules। कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? hot bodies and molecules। जो भी गर्म वस्तु होगी उससे इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। Now this band lies adjacent to the low frequency या long wavelength end of the visible spectrum। visible spectrum बताया था ना कि जो BBGO होता है, G, Y, ऑरेंज और लास्ट में आके यहाँ रेड पे खत्म होता है, रेड पे। और यहाँ पर ये जो होता है ये आपका कौन सा कलर होता है? वायलेट होता है। ठीक है, तो रेड से जो बड़ा वेवलेंथ है, ठीक है, रेड से बड़ा एक वेवलेंथ तो वो है इंफ्रारेड। ठीक है, और इंफ्रारेड से बड़ा वेवलेंथ है माइक्रोवेव, और उससे बड़ा है रेडियो वेव। तो हम लोग इधर से जा रहे हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अब आए इंफ्रारेड पे। तो इंफ्रारेड जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो माइक्रोवेव से ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन वेवलेंथ माइक्रोवेव से कम होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स।
ठीक है, ये हीट वेव्स भी कहलाती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, इनका यूज क्या है। दे हीट अप एंड हीट देयर सराउंडिंग। इंफ्रारेड लैंप्स आर यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी में एक यूज है। ऑल्सो प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग अर्थ वार्म एंड एवरेज टेम्परेचर थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, देखो, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, अर्थ के आसपास जो है वो एटमॉस्फेयर है। अब अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर का ऐसे अगर मैंने लेयर बना दिया, ठीक है, तो जो सनलाइट आ रहा है, सनलाइट आपको बाहर से आ रहा है। अब ये सनलाइट जो आ रहा है, ये यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होता है तो जो विजिबल लाइट है वो इंटर कर जाती है, और फिर जब रिफ्लेक्ट होती है तो इसका वेवलेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो विजिबल लाइट से अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो इंफ्रारेड हो जाएगा। तो इनकमिंग विजिबल लाइट which passes relatively easy through the atmosphere is absorbed by the earth surface and radiated as infrared, that is longer wavelength radiation। तो लाइट आई इधर से कौन सी, विजिबल वाली, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होते समय इसका वेवलेंथ हल्का सा अगर बढ़ गया, हल्का सा बढ़ जाता है, तो इससे ये अब इंफ्रारेड रीजन में चली गई। अब ये जब वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई तो इनको कायदे से एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाना चाहिए था बट ये वेव्स क्या होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है। ट्रैप का मतलब ये फंस जाती है, ये आने के बाद यहाँ से जो वेव्स आई ना, ये ट्रैप हो जाती है, निकल ही नहीं पाती है। क्यों नहीं निकल पाती है भाई? ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। हवा में भाई पानी है ना, बादल है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड इस इंफ्रारेड वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है, नहीं तो अर्थ बहुत कोल्ड हो जाता है। और यूज क्या है, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट फॉर मिलिट्री पर्पसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है टीवी रिमोट में, टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्ड, जितने भी रिमोट होते हैं ना, रिमोट स्विच, तो रिमोट आप दबाते हैं तो उसमें से कोई एक वेव निकलता है। जैसे टीवी का रिमोट दबाते हैं तो चैनल चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, तो रिमोट में से एक वेव निकला जिसको टीवी ने जो है डिटेक्ट किया, और वो जो वेव निकला था वो इंफ्रारेड था। तो एक दो यूज हो गया, एक तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज हो रहा है, फिजिकल थेरेपी में यूज हो रहा है, एक रिमोट में याद रखना है कि यूज हो रहा है। इनको हीट वेव भी कहा जाता है, और ये कहाँ से निकलती हैं, तो हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से। तो अगर इसमें कहा जाए कि सोर्स क्या है, तो सोर्स लिख देंगे सबसे पहले हॉट बॉडीज, जो भी गर्म चीज होती है उससे निकलता है, एंड मॉलिक्यूल्स। अगर इनका फ्रीक्वेंसी कहा जाए तो ये गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा होगा, तो लिख सकता है ऐसे ग्रेटर देन माइक्रोवेव्स। भाई माइक्रोवेव से तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बट लेस देन विजिबल लाइट। हालांकि ये फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं पूछा जाता है, जनरली आपको इसका यूज पूछा जाता है। तो यूजेज में क्या है, एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब अर्थ को का टेम्परेचर मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, रिमोट में यूज होता है। बस काफी है, दो यूज याद रखना है, बहुत है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और जितने भी रिमोट स्विचेज हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फिर। अब इंफ्रारेड के बाद हम लोग आते हैं विजिबल लाइट में। इसके बारे में अब क्या बताया जाए, इसके बारे में तो ऑलरेडी सब कुछ जानते हो। जैसे इनका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ बिलोंग्स टू 400 टू 700 नैनोमीटर। तो उससे हम इनका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कैसे? C इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है,
तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी c बाई लेमडा। c होता है 3 × 10⁸ और यहाँ पर लेमडा जो है वो मीटर में रखना पड़ेगा, 400 700 जो भी रखना है रखो। तो इनका जो अप्रॉक्स फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है। जो छोटा वेवलेंथ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 7 × 10⁻14, ये बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी वो इसकी है 400 नैनोमीटर वाले की, और 700 वाले की ये है। तो ये तो हो गया वेवलेंथ। सोर्स जो होता है ये डी एक्साइटेशन से आता है। हमें पढ़ा था ना हाइड्रोजन में, लाइमन सीरीज, बाल्मेर सीरीज, पास्चन सीरीज। तो जो बाल्मेर सीरीज में फोटोन निकलती हैं वो विजिबल लाइट की थी। उसी तरह से हर एटम में डी एक्साइटेशन से, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो जो ईएम वेव्स रेडिएट होती है, निकलती हैं, या जो फोटोन निकलते हैं उसमें से कुछ पार्ट विजिबल लाइट होता है। अब विजिबल लाइट के बारे में और कुछ नहीं जानना है। और विजिबल लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है। और इसका यूज क्या है, तो इसी की वजह से तो हम पूरी दुनिया देखते हैं। तो इसका यूज में लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये हो गया विजिबल लाइट। अब विजिबल लाइट जो है वो वायलेट से शुरू होकर रेड पे खत्म हुआ। अब वायलेट से ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट। तो अल्ट्रा वायलेट या जिसको यूवी कहते हैं। अब यहां से मामला थोड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि विजुअल लाइट तक का जो वेवलेंथ है या जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसान के लिए उतना घातक नहीं है, लेकिन ये जो है अल्ट्रा वायलेट वेव्स, इनकी फ्रीक्वेंसी वायलेट से ज्यादा होती है और ये इंसान के लिए थोड़ा सा डेंजरस है। अब ये कैसे है, देखो इसको। अल्ट्रा वायलेट रेज, इट कवर्स वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 0.6 नैनोमीटर। अब अगर याद हो तो हमारा जो 400 नैनोमीटर था वो वायलेट का था, तो वहां से लेके नीचे चला गया 0.6 तक। तो 0.6 नैनोमीटर जो है ना वो चला गया एक्सरे के अंदर, घुस गया। यहां से लेके 400 नैनोमीटर तक का रेंज जो है, या 1 से 400 रफली याद रख सकते हो, 1 से 400 नैनोमीटर तक हो गया एक्सरे। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यूवी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल लैंप्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। इंफ्रारेड में भी आया था ना, हॉट बॉडी से रिलीज होता है। इसमें वेरी हॉट बॉडी, जितना बॉडी गर्म होगा उससे जो वेव्स निकलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। उसके अलावा सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। सन से हम लोगों को अल्ट्रावायलेट लाइट मिलती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि सन से आने वाली लाइट जो है वो हमारे लिए बहुत घातक है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि एटमॉस्फेयर जो है उसका मेजर पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ पर बहुत कम पार्ट इंटर कर पाता है। फॉर्चुनेटली most of it is absorbed in the ozone layer in the atmosphere at a altitude of 40 to 50 किलोमीटर। ठीक है। हवा में ओजोन का लेयर है अर्थ से 40-50 किलोमीटर ऊपर। इस ओजोन लेयर में मैक्सिमम पार्ट ये कंज्यूम हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है। ये है, समझ लो, अर्थ से 40-50 किलोमीटर के रेंज में ओजोन का लेयर है। तो इस कारण अर्थ पे बहुत कम पहुंच पाता है। अब लिखा है यूवी लाइट इन लार्ज क्वांटिटी हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन। एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर मेलानिन कॉजिंग टैनिंग ऑफ द स्किन। व्हाट इज टैनिंग? स्किन आपका जो है ना वो सांवला पड़ जाएगा। ठीक है ना, स्किन थोड़ा काला पड़ जाएगा। ये देखा होगा जो लोग ज्यादा धूप में घूमते हैं उनका रंग थोड़ा सांवला हो जाता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज।
यूवी रेज यही रिस्पॉन्सिबल है। और आजकल दुनिया भर की क्रीम भी आ गई हैं जिनका ऐड होता रहता है, यूवी रेज से अपने आप को बचाइए। हालांकि यूवी रेज बहुत कम आती हैं। अच्छा, यूवी रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑर्डिनरी ग्लास। नॉर्मल जो ग्लास होता है ना, कोई भी ग्लास उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हेंस वन कैन नॉट गेट टैंड और सन बर्न थ्रू ग्लास विंडो। अगर आप किसी घर में हैं जहां खिड़कियों पर ग्लास लगा हुआ है तो चिंता ना करें, अल्ट्रावायलेट रेज से आपको कोई खतरा नहीं है। कोई भी नॉर्मल खिड़की का ग्लास जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह वेल्डर्स जो होते हैं, जो वेल्डिंग करते हैं, देखोगे स्पेशल ग्लास गॉगल पहनते हैं या फेस मास्क, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी प्रोड्यूस्ड बाय वेल्डिंग आर्क। वेल्डिंग करते समय भी वो निकलता है यूवी रे, तो उससे बचने के लिए वो लोग पहनते हैं चश्मा, वेल्डिंग करने वाले। यूवी रेडिएशन का एक और यूज है, दैट कैन बी फोकस्ड इनटू वेरी नैरो बीम फॉर हाई प्रिसीजन एप्लीकेशन सच एज लासिक। लासिक लेजर जो है ये आई सर्जरी में यूज होता है, आंखों का जो है ना पावर कम करने के लिए, चश्मा उतारने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी लिखा है कि लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलिसिस आई सर्जरी। तो सिंपली आई सर्जरी याद रखना, या ये याद रखना है लासिक लेजर। एक यूज ये हो गया। दूसरा, अल्ट्रावायलेट लैंप्स आर यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर। जितना भी आजकल आरओ आता है मार्केट में, जो घर में लगा रहता है या ऑफिस में लगा हुआ है, आरओ के अंदर ये अल्ट्रावायलेट लैंप एक लगा रहता है, जिससे पानी पास होता है तो अल्ट्रावायलेट रेस को जब उस पानी पे डाला जाता है तो पानी के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनको वो मार देता है। ठीक है, बाकी ओजोन लेयर के बारे में एक लाइन ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कुल मिला के अब इस चीज को हम समराइज कैसे करें भाई, क्या क्या जानना है इसके बारे में, तो आइए नोट्स बनाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो फ्रीक्वेंसी है या वेवलेंथ अगर कहें तो आप सुविधा के लिए याद रख सकते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर के 400। ऐसे याद रखना है कि जहां वायलेट खत्म होता है वहीं से अल्ट्रावायलेट शुरू होता है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी हुई तो उसी तरह से वेवलेंथ निकल रख देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद आता है कि इनका सोर्स क्या होगा। तो सोर्स में जैसा कि बुक में लिखा हुआ था, स्पेशल लैंप एंड वेरी हॉट बॉडीज। ठीक है, तो स्पेशल लैंप सोर्स लिख देते हैं। वेरी हॉट बॉडीज। और एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है सन। सन इज एन ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स। यूजेज कहाँ है, यूजेज में सबसे पहले ये याद रखना, लासिक लेजर। ठीक है, या इसको ऐसे याद रख सकते हो, आई सर्जरी में यूज होता है ये। अब आई सर्जरी में कैसे यूज होता है सोचो। एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज जो है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो इनकी कटिंग पावर ज्यादा होती है। कटिंग पावर मतलब ये छोटे मोटे पतले पीस ऑफ पेपर को इजीली पास कर जाएगा। तो हमारे आंखों पर डाल करके, और आई का जो ब्लैक वाला पार्ट है ना लेंस, उसमें जो है ना कटिंग किया जाता है, जिससे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह कुछ चेंज करके उसका फोकल लेंथ चेंज किया जाता है। तो बिना चीर फाड़ वाला ये ऑपरेशन होता है। तो आंखों पे लेजर लाइट डाल करके, जैसे टॉर्च से लाइट आती है ना वैसे डाल करके सर्जरी होता है। अच्छा, दूसरा है ये वाटर फिल्टर में यूज होता है। दूसरा यूज है वाटर फिल्टर टू किल जर्म्स, यूवी लैम्प। इतना लिख दें, इससे बढ़िया लिख देते हैं यूवी लैम्प, अल्ट्रावायलेट लैम्प्स। तो अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में इतना काफी है, इसको नोट करो। अब हम लोग आते हैं अगले पार्ट में, एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। अब इसके बारे में तो पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया है मॉडर्न फिजिक्स में, फिर भी यहाँ पर उसका बेसिक चीज जान लेते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है।
बियॉन्ड द अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम लाइज द एक्सरे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट के नीचे कौन था, लाइट था ना, विजिबल। तो विजिबल और इसके नीचे था इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट से ऊपर होता है आपका एक्सरे फ्रीक्वेंसी के मामले में। तो वेवलेंथ इसका छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स इससे इंसान को ज्यादा खतरा है। वी आर फैमिलियर विथ एक्सरेज बिकॉज ऑफ इट्स मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशन जो एक्सरे कराते रहते हैं, डॉक्टर लिख देता है हाथ टूट गया एक्सरे करा के ले आओ, छाती का एक्सरे करा के लाओ। इसलिए एक्सरे बड़ा कॉमन वर्ड है, सब कोई मेडिकल एप्लीकेशन में यूज करते हैं कभी ना कभी लाइफ में। इसका वेवलेंथ कितना होता है, तो 10 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर। 10⁻⁻⁴ हो गया 0.0001। तो इतना याद रखना है कि भाई जो अल्ट्रावायलेट था उससे भी छोटा वेवलेंथ। ठीक है, तो 10 नैनोमीटर जो है वो असल में 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो सॉरी, 10 नैनोमीटर तो 100 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये हो गया आपका, इसको ऐसे रफली याद रख सकते हैं हम लोग कि लेमडा जो है, जो तुम लोगों को आप मॉडर्न फिजिक्स में क्लास में भी लिखाया है, रफली 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम, ऐसे याद रख सकते हो रफली। अच्छा, one common way to generate X-rays is to bombard a metal target by high energy electron। ये हमने कुलिज ट्यूब में पढ़ा था। व्हाट इज कुलिज ट्यूब, जो मॉडर्न फिजिक्स में मैंने पढ़ाया था। कुलिज ट्यूब में क्या करते हैं, एक टारगेट मेटल होता है और उस पर खूब सारा इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कराते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है तो उससे एक्सरेज निकलती है। अब एक्सरे का यूज भी यहाँ एक दो लिखा हुआ है, यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। डायग्नोस्टिक टूल का मतलब कि डायग्नोस्टिक मतलब होता है कि चेक करने के लिए एक्सरे का यूज होता है ना, हड्डी वड्डी का एक्सरे कराते हैं तो। और ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर। क्योंकि एक्सरे इतना खतरनाक होता है कि लिखा है कि एक्सरे डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। तो एक्सरे को शरीर पर डाल के, कैंसर में होता क्या है कि जो बॉडी का पार्ट सड़ गया है या खराब हो गया है उसको एक्सरे से काट करके गला करके हटा दिया जाता है बिना चीर फाड़ के। ठीक है, तो ओवर एक्सपोजर इसका ठीक नहीं है। ओवर एक्सपोजर का मतलब है कि एक्सरे के सामने ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, इससे आपके बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज जो है ना वो ये डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इन सारी चीजों को हम लोग समराइज कर लेते हैं नोट्स में। तो एक्सरे में अगर हम पहले लिखें कि सोर्स क्या होगा, तो सोर्स में लिख सकते हैं मेटल टारगेट bombarded by fast moving electrons। Metal target bombarded by fast moving electrons। Wavelength belongs to 0.1 angstrom to 10 angstrom। ठीक है, यूजेस, यूजेस में इसमें लिख सकते हैं हम लोग जो अभी हम लोग देख रहे थे। एक तो डायग्नोस्टिक टूल में होता है और ट्रीटमेंट में यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यूज में एज ए डायग्नोस्टिक टूल भी यूज होता है। एज ए डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। तो दो यूज काफी हैं, कोई एक भी जनरली एक पूछता है तो एक ही कैंसर वाला याद रखना ज्यादा आसान है। वेवलेंथ मॉडर्न फिजिक्स से ले लिया गया है, सोर्स भी मॉडर्न फिजिक्स से ले लिया गया है। अब लास्ट में आता है सबसे खतरनाक वेवलेंथ या सबसे खतरनाक ईएम रेडिएशन, जिसको हम लोग गामा रेज कहते हैं।
गामा रेज। नाउ गामा रेज क्या है? दे लाई इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अपर फ्रीक्वेंसी, इनसे ऊपर किसी का फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। हैव वेवलेंथ ऑफ द फॉर्म ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 टू द पावर -14 मीटर तक है। बहुत छोटा हो गया, पिकोमीटर से भी छोटा हो गया, फेम्टोमीटर के आसपास आ गया ये। 10 टू द पावर -15 जो होता है ना, फेम्टोमीटर होता है। अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। हम लोग रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़े थे, उसमें आया था ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है, अल्फा डीके बीटा डीके, उसमें ये गामा रेज निकलती हैं, ऐसे नॉर्मली नहीं निकलती हैं। एंड ऑल्सो इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। इनका यूज जो होता है ना, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होता है। नाउ टेबल में एक दिया हुआ है सारे ईएम वेव्स के बारे में। तो गामा रे के बारे में बस इतना ही दिया हुआ है, इसके बारे में और ज्यादा कुछ दिया भी नहीं है, क्योंकि गामा रेज भी हम लोग पढ़े थे जब हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा था। अब इस चीज को समराइज कर लेते हैं। वेवलेंथ जो हो गया इनका, वो आप लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम तो बड़ा लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम तक। ओवरलैपिंग है। अच्छा, सोर्स इसमें लिख सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शन, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, या रेडियो डीके होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, वहां से निकलता है। यूज, इसका यूज क्या है? फिर से वही जो ऊपर में लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इससे हाई फ्रीक्वेंसी का और कोई वेव नहीं होता है। ठीक है, गामा रे के सामने जाने से तो इंसान ऐसे ही मर जाएगा। एक्सरे जब इतनी खतरनाक है तो गामा रे सोचो कितनी होगी। तो ये निकलता भी नहीं है जल्दी। जनरली न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे एटम बम गिराओगे तो एटम बम से निकलता है, या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के डीके में निकलता है, अल्फा बीटा रेज के साथ कुछ कुछ गामा रेज भी निकलता है। यूज हो गया ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर कैसे ट्रीट करता है? वही कैंसर के जो में होता क्या है कि बॉडी का कोई एक पार्ट आपका सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको काट के हटाना होता है। तो या तो चीरा लगा के हटाओ, या आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई है, गामा रे बॉडी के उस पार्ट पे डालो और गामा रेज से या एक्स रेज से उस पार्ट को गला करके या काट करके निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी रेज के बारे में जानकारी हो गई, इसको नोट कर लो। अब आप एक बार जो एनसीईआरटी में टेबल है इसको देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स। रेडियो वेव्स वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज्यादा होता है। कैसे बनता है? रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। डिटेक्शन कैसे होता है, इनको डिटेक्ट कैसे होता है कि हाँ भाई रेडियो वेव है कहीं? रिसीवर्स एरियल, जैसे कोई भी रेडियो होता है उसको रिसीवर कहते हैं, तो रिसीवर में एंटीना होता है जो इनको वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है। माइक्रोवेव 0.1 से मीटर से लेकर 1 mm तक। मैग्नेट्रॉन वॉल्व, क्लाइस्ट्रॉन वॉल्व, ये सोर्स हो गया। एंड पॉइंट कांटेक्ट डायोड। अब ये जो डिटेक्शन वाला पार्ट है, ये जनरली आपको बोर्ड में तो अभी तक नहीं देखा है, कभी पूछा है, लेकिन ये प्रोडक्शन वाला पार्ट कभी कभी पूछ देता है। इंफ्रारेड का वाइब्रेशन ऑफ एटम से मतलब वही हॉट बॉडीज, और इनका डिटेक्शन के बारे में लिखा है इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म थर्मोपाइल्स बोलोमीटर। इसके बाद जो नॉर्मल लाइट होती है, विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स इमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल। ऊपर से जब नीचे के एनर्जी लेवल पे आते हैं। डिटेक्ट कैसे होती है? तो आंखों से डिटेक्ट होती है, फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट होती है, फोटो सेल से होती है। अल्ट्रावायलेट रेज, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी टू लोअर एनर्जी। जो हम लोगों ने अल्ट्रावायलेट रेज का पढ़ा था ना कि कैसे इमिट होती है, जैसा अभी लिखवाया भी था। देखो,
स्पेशल लैम्प, वेरी हॉट बॉडीज। तो स्पेशल लैम्प्स के अंदर यही होता है कि कि इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी टू लोअर एनर्जी लेवल, इसी टाइप का है जैसे लाइट का है। हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स जंप करती हैं। एक्सरे जो है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर है, ये एक्सरे ट्यूब में बनाई जाती है, दैट इज कूलीज ट्यूब। गामा रेज रेडियो एक्टिव डीके में आती है। तो ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, उसके बाद समरी आ गया, चैप्टर फिनिश। तो इस चैप्टर से मेनली जो सवाल आता है ईएम वेव से, वो एक तो नेचर से आता है जो मैंने पहले पढ़ाया था। नेचर में जो न्यूमेरिकल वगैरह थे, जो ये सब हम लोगों ने किया था ना ईएम वेव्स पे, कि ईएम वेव का इक्वेशन क्या होता है, लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम में क्या होती है, ये पढ़ाया था। C=1/√μ0 ε0। ईएम वेव का इक्वेशन पे ई नॉट दिया है तो बी नॉट निकालो। उसके बाद दूसरा आता है कि ये जो आज हमने पढ़ा, इसमें किसी एक या दो वेव के बारे में पूछ देता है, एक दो यूज। जनरली माइक्रोवेव के बारे में अक्सर पूछता है, रेडियो वेव के बारे में या अल्ट्रावायलेट के बारे में। तो सबका एक एक दो दो यूज याद रख लेना है, सबका वेवलेंथ का अंदाजा रखना है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है, कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन कम खतरनाक है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है और कुछ खास नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, हार्डली एक सवाल आता है बोर्ड में। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।